वफाकी वज़ीर जावेद लतीफ़ कहते हैं इमरान खान मुल्क में खाना जंगी पैदा करने की कोशिश कर रहा है। हम इलेक्शन से भागने वाले नहीं, इंतखाबात से कबल इस्लाहात चाहते हैं। जलसा खेलने से मुल्क में तब्दीली नहीं आ सकती। इमरान खान का 4 साल से फैला गंद साफ कर रहे हैं। के अंदर ये खाना जंगी करवाने की कोशिश कर रहा है। हम इलेक्शन से भागने वाले लोग नहीं हैं, हम सुबह इलेक्शन करवाना चाहते हैं, मगर जो 2018 से अब तक इलेक्शन रूल्स में जो तरमीम कर चुके हो, आओ बैठो 1 घंटे में वो वापस लेते हैं। अगर जलसा खेलने से कोई मुल्क के अंदर तब्दीली आ सकती तो फिर 4 साल तुम्हारी गैर आईनी हुकूमत के खिलाफ तो जलसे हम भी करते रहे। 4 साल की कारकर्दगी तुम्हारी, 4 साल का फैलाया हुआ गंद जो है वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान की ज़रूरत, पाकिस्तान की मोहब्बत, पाकिस्तान के दिफा के लिए हमने अपने कंधों पर उठाया। अहम खबर आपको देते हैं। इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ अरकान पंजाब असम्बली की नाअहली रेफरेंस पर समात। मुनहरिफ अरकान के वकला ने एतराज़ लगाया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जवाब अलजवाब की कॉपी हमें नहीं दी गई, जिस पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि मुनासिब होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील दलाइल का आगाज़ कर दें। समात का मजीद अहवाल जानते हैं अपनी नुमाइंदा रोजीना अली से। जी रोजीना, समात का अहवाल बताइएगा कि समात में क्या क्या हुआ, क्या दलाइल पेश किए गए? जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली के मुनहरिफ अरकान की नाअहली रेफरेंसेस पर समात हो रही है और इसमें जो है अली जफर ने अपने दलाइल दी हैं। आर्टिकल 63A के मुतालिक उनका कहना है कि आईनी नुस्खे पर कमीशन की मुआवनत करूंगा और उनका ये भी कहना है कि कमीशन पहले दस्तावेजात के काबिल कबूल होने पर फैसला करे। शहजाद शौकत ने कहा और ये भी कहा गया है समात में शहजाद शौकत की जानिब से कि कुरियर की रसीदें लगाई गई हैं जबकि कोई दस्तावेज अराकीन को नहीं भेजी गई। शहजाद शौकत जो है वो उनका ये भी कहना है कि जवाब के साथ अखबारी तुरशे भी लगाए गए हैं। रोजीना अली हमारे साथ मौजूद थी, तफसीलात बता रही थी। रोजीना, आपका बहुत शुक्रिया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने नून लीग की पार्लिमानी कमेटी का अहम इजलास तलब कर लिया है। इजलास आज पार्टी सेक्रेटेरिएट मॉडल टाउन में होगा। इजलास में 16 मई को होने वाले पंजाब असम्बली के इजलास के हवाले से उमूर ज़ेर बहस आएंगे। तफसीलात लेते हैं अपने नुमाइंदे फसीहुल्लाह से। फसी, बताइएगा कि इजलास में कौन कौन शिरकत करेगा और किन उमूर पर बात होगी? जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी कमेटी का इजलास माल्टाउन सेक्रेटेरिएट में आज तलब किया गया और वज़ीर पंजाब हमजा शहबाज शरीफ जो है वो इस इजलास की सदारत करेंगे और इसमें तमाम जो पार्लिमानी कमेटी के मेंबरान हैं, जिसमें लाहौर से ख्वाजा इमरान नज़ीर, ख्वाजा सलमान रफ़ीक और सूबे भर से जितने भी पार्लिमानी कमेटी के सूबाई असम्बली हैं उनको शिरकत की दावत दी गई है और वो इसमें शरीक होंगे। साथ ही साथ जो 16 मई को पंजाब असम्बली का इजलास होने जा रहा है उस हवाले से तबादला ख्याल किया जाएगा और किस तरह जो है वो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के खिलाफ जो तहरीक अदम एतमाद है उसके मामले पर भी ज़ेर गौर किया जाएगा और जो सूबे में आइनी बहरान है जिसकी वजह से मुश्किलात का जो है वो सामना करना पड़ा है, ना सिर्फ जो सियासतदान है बल्कि जो अवाम है उनको भी ये खमियाजा भुगतना पड़ा है और ऐसा जो लीगी रहनुमा उनका कहना था कि आइनी बहरान के हल के लिए ये इजलास बुलाया गया और इजलास में ज़राए के मुताबिक तमाम जो है वो मुशावरत के साथ, तमाम अरकान की मुशावरत के साथ आज फैसले किए जाएंगे कि इस बहरान से कैसे निपटा जाए। फसीहुल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया कि आप तफसीलात बता रहे थे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं सदर धमाके में एक शख्स जान की बाजी हार गया और 10 जख्मी हुए। दहशतगर्द पाकिस्तानी हैं और ना ही इंसान। हम दहशतगर्दों को ढूंढ कर मारेंगे, छुपने की जगह नहीं मिलेगी। दहशतगर्दी को दोबारा सर उठाने नहीं देंगे। दहशतगर्दी के वाक़े में एक हमारा बच्चा 24 साल का था उमर, जो कि खुद जिना अस्पताल में एक टेक्नीशियन कोर्स कर रहा था, वो शहीद हुआ। 10 लोग और इंजर हुए। दहशतगर्द का ना कोई मज़हब है, ना कोई ज़बान है, ये ना सिंधी है, ना बलोच है, ना पंजाबी है, ना पख्तून है। ये पाकिस्तानी नहीं है, इंसान ही नहीं है। हमें दहशतगर्दों को ढूंढ के
कहीं उनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी और हम इनको ख़त्म करेंगे। अहम खबर आपको देते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीबीए की इस्तेदाद से जायद टीवी चैनल्स को लाइसेंस देने से रोकने और पर दरख्वास्त पर समाअत हुई है। पैमरा को मजीद लाइसेंस जारी करने से रोकने के हुक्म में आइंदा समाअत तक तौसीह करते हुए समाअत मुलतवी कर दी गई है। अहम समाअत के हवाले से आपको बता रहे हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पीबीए की इस्तेदाद से जायद टीवी चैनल्स को लाइसेंस देने से रोकने की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। पैमरा को मजीद लाइसेंस जारी करने से रोकने के हुक्म में आइंदा समाअत तक तौसीह करते हुए समाअत मुलतवी कर दी गई है। समाअत को मुलतवी कर दिया गया है, जबकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज से अहम समाअत हुई, जिसमें पीबीए की इस्तेदाद से जायद टीवी चैनल्स को लाइसेंस देने से रोकने की दरख्वास्त पर समाअत हुई है। पैमरा को मजीद लाइसेंस जारी करने से रोकने के हुक्म में आइंदा समाअत तक तौसीह करते हुए समाअत मुलतवी कर दी गई है। सिंध हाई कोर्ट में बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल के खिलाफ पीटीआई और जीडीए की दरखास्तों की समाअत हुई। सिंध हाई कोर्ट ने फौरी हुक्म इम्तनाई रोकने से इनकार कर दिया है। अदालत ने इंतखाबी शेड्यूल से मुतालिक नोटिफिकेशन मुअत्तल करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी है। आपको बता रहे हैं कि सिंध हाई कोर्ट में बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल के खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जीडीए की दरखास्तों की समाअत हुई है। इसी पर ही मजीद तफसीलात लेते हैं बिलाल अहमद से। बिलाल, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, ये पीटीआई और जीडीए की दरखास्तें थी और सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अहमद अली शेख की सरबराही में 2 रुकनी बेंच है, जिसने दरखास्तों की समाअत के दौरान समाअत वकला का ये कहना था कि इलेक्शन शेड्यूल को मुअत्तल किया जाए जब तक कि कोई हतमी फैसला नहीं होता। ताहम अदालत की जानिब से कहना था कि फौरी तौर पर हुक्म इम्तनाई जारी नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो इलेक्शन शेड्यूल जारी हो चुका है, अगर इलेक्शन हो भी जाए तब भी ये जो अख्तियारात का मामला है इसको सेटल डाउन किया जा सकता है। ताहम वकला का यही इसरार था कि अदालत फौरी तौर पर हुक्म इम्तनाई जारी करे और जो शेड्यूल जारी किया गया है उसके नोटिफिकेशन को मुअत्तल किया जाए। ताहम अदालत ने जीडीए की और पीटीआई की इन इस्तदा को मुस्तरद कर दिया है। ताहम इलेक्शन कमीशन ऑफ सिंध हुकूमत के नुमाइंदे जो कमरे अदालत में मौजूद थे, अदालत ने बरहमी का इजहार किया क्योंकि उनकी जानिब से आज भी जवाब जमा नहीं कराया गया था, जिस पर अदालत ने उन्हें बहर सूरत 24 मई को जवाब जमा कराने का हुक्म दिया है और इन केसेस की समाअत को मुलतवी कर दिया है। बिलाल, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ऊपर कुलेशन बनी है, भून साहब और जुड़ गए हैं हमारे साथ, और साकी साहब भी अब ऐसे दोनों हाथ खोल के हमें गले से लगाते हैं और फिर छोड़ते ही नहीं। मैं अपने दीगर दोस्तों का भी, चाहे उनका जिस भी जमात से ताल्लुक है, मेरी और आपकी जमात पहली और आखिरी ये काला कोट है जफर भाई, और मुझे फख्र है कि हम इस लड़ी से परोए हुए हैं। माना कि हमारे प्रोफेशन में कुछ मसाइल हैं, प्रोफेशन की जो इज़्ज़त और जो वक़ार आज से 20-30 साल पहले था उसमें कमी आई, हमें ये बातें करनी चाहिए। माना कि इसमें दुश्वारियाँ भी हैं, तकालीफ हैं, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा वो किसी शायर ने, साकी साहब कहते होते हैं कि शेर बार मौका कहा करो, कि वो था कि हम कमज़ोर हैं। कमज़ोर से मुराद है कि तकालीफ के साथ लोगों की तकालीफ उठा के चलते हैं और हमारी ज़िंदगियाँ बड़ी सख्त है, लेकिन उसके बावजूद हमें इस पर फ़ख्र है। वो कि चांदनी खद्दा हैं अपने हुजरा महताब पर, और मैं नाजा हूँ इस पर, मेरा घर मट्टी का है। तो हम इस मट्टी की नस्ल हैं, इस मट्टी से हैं, और इस मट्टी से बसने वालों की खिदमत करने वाले ये काले कोट वाले हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। और ये हमारा जो खिदमत का मिशन है, अवाम की खिदमत का मिशन, वो जारी और सारी रहेगा। आज जब मैं अपने इस घर में आ रहा था तो मेरे स्टाफ ने पूछा कि सर वो वायरलेस पे मेरे जो पर्सनल असिस्टेंट साहब थे, सर वो किस गेट से गाड़ी एंटर कर दी है। तो मेरी हंसी निकल गई। मैंने कहा देखो मेरी बात सुनो, मैं पिछले 28 साल से मस्जिद गेट या टनल रोड से आया हूँ। अल्लाह ने मुझे 2 टांगे दी हुई हैं, मेरे को वो काम करा जेड़े मैं कल भी कर सकता वहाँ। और आपकी मोहब्बत ये है कि मुझे बिल्कुल वही फीलिंग थी जो मैं रोज़ एंटर करता हूँ।
جب میں مسجد گیٹ سے سیف سینٹر سے نکلا تو مسجد گیٹ سے انٹر ہوا تو کیانی ہال کے باہر آنے تک ماشاءاللہ آپ بہت سارے بھائیوں سے رستے میں ایک جلوس کی شکل میں ملاقات ہونی شروع ہو گئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ میری جو عزت اور میرا وقار ہے وہ میرے عہدے سے نہیں ہے، وہ آپ تعاون پر تمام سیاسی جماعتوں کا مشکور ہوں۔ موجودہ حالات میں وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ بنوں میں پاک فوج کے حق میں مختلف تنظیموں کی جانب سے ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں شریک شرکاء کا کہنا ہے سیاسی جماعتوں کی طرف سے پاک فوج پر تنقید ناقابل برداشت ہے، کسی کو پاک فوج کے خلاف نازیبا زبان استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ پاک فوج پاکستان کی سرحدوں کی محافظ ہے، اسے سیاست میں نہ دھکیلا جائے۔ تفصیلات لیتے ہیں فرحت اللہ بابر سے۔ فرحت، کہیے گا ان مظاہروں کے بارے میں کہ جنہوں نے شرکت کی ان کا کیا کہنا تھا؟ جی بالکل، آج بنوں میں پاک فوج کے حق میں تاجر تنظیموں، سول سوسائٹی اور عام لوگ جو ہیں ان کی طرف سے ایک مظاہرہ کیا گیا، جس میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ گزشتہ کئی عرصوں سے سیاسی جماعتوں اور قائدین کی طرف سے پاک فوج کو سیاست میں گھسیٹا جا رہا ہے اور ان پر تنقید کیا جا رہا ہے، تو اس کے خلاف یہ احتجاجی مظاہرہ کیا گیا اور یہ موقف اختیار کیا گیا کہ پاک فوج جو ہے وہ ایک ذمہ دار ادارہ ہے اور پاک فوج جو ہے وہ پاکستان عوام اور ملک کے لیے ہر آفت میں فرنٹ لائن کا کردار ادا کر رہی ہے۔ اور فرحت، آپ کا بہت شکریہ۔ اپریل 2022 میں بیرون ملک سے پاکستانیوں نے 3 ارب ڈالر کی ریکارڈ ترسیلات زر پاکستان بھیجی ہے۔ ملک کی تاریخ میں پہلی بار ایک ایسا ہوا ہے کہ ایک ماہ میں 3 ارب 10 کروڑ ڈالر کی ترسیلات زر موصول ہوئی ہیں۔ اپریل 2021 کے مقابلے میں اپریل 2022 میں ترسیلات زر میں 12% ریکارڈ اضافہ ہوا ہے۔ اسی پر ہی تفصیلات لیتے ہیں اپنے نمائندے اشرف خان سے۔ جی اشرف۔ اسٹیٹ بینک نے ملکی معیشت کی ایک اچھی خبر دی ہے، جس میں بتایا گیا کہ اپریل 2022 میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے ایک ماہ میں پہلی بار 3 ارب ڈالر سے زائد کی ترسیلات زر وطن بھیجی ہے، اور مجموعی طور پر دیکھا جائے اپریل 2021 کے مقابلے اپریل 2022 میں 12% جو نمایاں اضافہ دیکھا گیا ترسیلات زر میں، اور ہم ہمارے ساتھ 10 ماہ میں ترسیلات زر 7.6% اضافے سے 36 ارب ڈالر کی ریکارڈ سطح بھی عبور کر گیا۔ اور یہاں پہ دیکھا جائے سب سے زیادہ ترسیلات زر سعودی عرب سے 70 لاکھ ڈالر موصول ہوئی ہے، یو اے ای سے 61 کروڑ 40 لاکھ ڈالر موصول ہوئی ہے، امریکہ سے 48 کروڑ ڈالر، اور اس کے ساتھ دیکھا جائے برطانیہ سے بھی 40 کروڑ ڈالر سے زائد کی ترسیلات زر موصول ہوئی ہے۔ اشرف خان، آپ کا بہت شکریہ۔ فیصل آباد میں فلور ملز کے بعد کھلا آٹا چکیوں پر بھی مہنگا ہو گیا ہے۔ چکیوں پر کھلا آٹا 85 روپے فی کلو میں فروخت ہونے لگا۔ فیصل آباد میں چکیوں کو سرکاری کوٹا بحال نہ کر سکا۔ چکی مالکان نے آٹے کی قیمت میں اضافہ، اوپن مارکیٹ میں گندم کی قیمت زیادہ ہونا قرار دیا ہے۔ اسی پر ہی بات کرتے ہیں محمد بلال ڈوگر سے۔ جی بلال۔ جی بالکل، فلور ملز کے اندر آٹے کے بعد اب چکی مالکان اور جو عام گلی محلے کے اندر آٹا ہے وہ بھی کھلا مہنگا ہو چکا ہے۔ فی کلو آٹے کی قیمت جو ہے وہ 80 سے 85 روپے، کیونکہ ملوں کی طرف سے آٹا جو ہے وہ 10 کلو اور 15 کلو اور 20 کلو کا تھیلا ہے، جبکہ چکیوں کے اوپر کسی نے کھلا آٹا لینا ہے جو 5 کلو 3 کلو 2 کلو 1 کلو ہے تو وہ بھی مہنگا اس وقت ہو چکا ہے۔ چکی مالکان ایسوسی ایشن ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں۔ سر پہلے ہمیں گورنمنٹ گندم کوٹا دیتی تھی، انہوں نے بند کر دیا ہے کوٹا۔ ہم اوپن مارکیٹ سے گندم خرید رہے ہیں، 2500 سے اوپر گندم کا ریٹ چلا گیا ہے، 80 سے 85 روپے آٹے کا ریٹ ہو گیا ہے۔ لہذا ہماری وزیر اعلیٰ پنجاب سے اپیل ہے کہ ہمیں گندم کوٹا دیا جائے اور ہم سستا آٹا بیچ سکیں۔ جیسے رمضان المبارک میں ریلیف دیا گیا ایسے ہی ریلیف دیا جائے، کیونکہ غریب کے لیے جیسے چکی مالکہ نے کہا کہ کلو 2 کلو 5 کلو تک کھلا آٹا خریدنا ممکن ہوتا ہے، تو اگر کوٹا مختص کر دیا جیسے ان کے دور حکومت سابقہ میں تھا تو ہم عوام کو سستا آٹا دینے کے لیے بلال، آپ کا بہت شکریہ۔ ملتان کے ویمن یونیورسٹی میں بی ایس، ایم فل اور پی ایچ ڈی کے ریسرچ مقالوں کے پروجیکٹس کی نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ شعبہ فزکس کی نمائش میں طالبات نے اپنے تخلیقی آئیڈیاز پیش کیے اور 15 سے زائد پروجیکٹس کے سٹالز لگائے گئے۔ تفصیلات لیتے ہیں سہیرا طارق سے۔ سہیرا، بتائیے گا۔ جی، اس
इस वक्त मैं ख़वातीन यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ और यहाँ पर फ़िज़िक्स डिपार्टमेंट के ज़ेरे एहतमाम प्रोजेक्ट्स की एग्ज़िबिशन का इनेकाद किया गया है, जिसमें मुख्तलिफ फ़िज़िक्स से मुतल्लिक जो साइंसी मॉडल्स और प्रोजेक्ट्स हैं वो स्टूडेंट्स ने पेश किए हैं। इस प्रोजेक्ट की डिटेल बताएं। हमारा प्रोजेक्ट है ये है गार्बेज कलेक्टिंग एंड सॉर्टिंग रोबोट। इसको हमारा इसका मेन फंक्शन ये है कि ये हमारा गार्बेज जो है ना सिर्फ खुद ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा, उसको फिर ग्रैब करेगा और ग्रैब करने के बाद वो ये भी डिटेक्ट करेगा ये मेटल है या नॉन मेटल है। इसकी बेसिस पे वो यहाँ पे ये जो आप बिन देख रहे हैं वो इसमें एक मेटल के लिए पोर्शन है, एक नॉन मेटल के लिए पोर्शन है। उसकी बेसिस पे कि वो मेटल होगा तो ऑटोमेटिकली बिन रोटेट होके वो मेटल में जाएगी और अगर नॉन मेटल है तो वो उसको नॉन मेटल वाले पोर्शन में डालेगा। इस एग्जीबिशन का पर्पज़ ये है कि हमने यहाँ पे जो है वो लर्निंग बेस्ड एजुकेशन पे फोकस रखा हुआ है। तो बच्चे यहाँ पे जो जस्ट बुक्स रीड नहीं करते, उसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है वो भी करते हैं। तो यहाँ पे जो हमने डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स डिस्प्ले किए हैं, तो उनमें ये है कि फ़िज़िक्स को हम कैसे डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को ना सिर्फ किताबों तक महदूद रखा जाए बल्कि प्रैक्टिकल वर्क भी सिखाया जाए कि किस तरह फ़िज़िक्स को रोज़मर्रा ज़िंदगी की चीज़ों में अप्लाई किया जा सकता है। सुहेरा, आपका बहुत शुक्रिया। इस्लामाबाद कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में तलबा का एहतजाजी मुज़ाहरा जारी है। तलबा का कहना है यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने बिला जवाज़ हमारे साथी तालिब इल्मों को यूनिवर्सिटी से निकाला। तलबा ने यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार को मुअत्तल करने का मुतालबा किया है, जबकि पुलिस की भारी नफरी कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी पहुंच चुकी है। सबा बजीर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सबा, कहिएगा वहां पर क्या सूरत हाल है और तलबा का क्या मुतालबात हैं? जी बिल्कुल, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में पिछले कई रोज़ से तलबा का ये जो एहतजाज है वो जारी है और तलबा के दो ग्रुप के माबेन जो है ये लड़ाई चल रही है और तलबा ने ये इल्ज़ाम भी लगाया है कि यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया ने उनके 6 तालिब इल्मों को यूनिवर्सिटी से निकाल दिया है और जब तक उन तालिब इल्मों को वापस नहीं लाया जाएगा तब तक ये एहतजाज जारी रहेगा। और इस वक्त भी यूनिवर्सिटी जो है वो बंद है और पुलिस की भारी नफरी जो है वो यूनिवर्सिटी जो है पहुंच चुकी है। और इसी हवाले से आज कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की जानिब से शाम को एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखी गई है, लेकिन इस वक्त अगर देखा जाए तो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी जो है वो बंद है और तलबा जो है वो एहतजाज कर रहे हैं। जी सबा वजीर, आपका बहुत शुक्रिया। मौसम की बात करते हैं कि मुल्क भर में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। जनूबी और वसती सिंध में बादस दोपहर झकड़ चलने की तवक्को है। गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों गिज़र हुंजा में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। महकमे मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में रहेंगे, जबकि बलूचिस्तान के बेशतर इलाके भी शदीद गर्मी के ज़रिए असर रहने का इम्कान है। मौसम के बारे में आपको बता रहे हैं कि मुल्क भर में मौसम गर्म और खुश्क रहने का इम्कान है। जनूबी और वसती सिंध में बादस दोपहर झकड़ चलने की तवक्को है। गिलगित बल्तिस्तान के इलाकों गिज़र हुंजा में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को की जा रही है। कराची शदीद गर्मी की लपेट में है। दर्जे हरारत 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया और शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान जाहिर किया गया है। इस वक्त हमारी नुमाइंदा आदिया नाज चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज के साथ मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं। जी आदिया। बिल्कुल, शहर कायद में जिस तरह से महकमा मौसमियात ने प्रेडिक्शन की थी कि आज शदीद गर्मी होगी, तो बिल्कुल आज शदीद गर्मी है और दर्जा हरारत अभी 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है और ये मज़ीद कितना आगे जा सकता है, क्या हवाएं शहर में बहाल हैं, ये हम चीफ मेट्रोलॉजिस्ट सरदार सरफराज से जानेंगे। जी, गर्म है मौसम आज, मतलब वेरी हॉट डे से हम कहते हैं, ज़्यादा गर्म है। 40 अभी हो चुका है, तो इसका 2 बजे तक अमूमन बढ़ता है टेम्परेचर, तो इसका मतलब है कि बढ़ेगा 42 तक जा सकता है मैक्सिमम। आज का दिन भी ज़्यादा गर्म और आने वाला कल का दिन भी इसी तरह से गर्म है। कल भी 40 कुछ हो सकता है या 40 से हो सकता है ऊपर चला जाए। तो ये 2 दिन है। उसकी वजह यही रही कि सुबह से अब तक विंड जो चलती रही है शुमाल मगरब से चलती रही है, एक तरह से ड्राई विंड है समंदरी हवा के मुकाबले में, उसमें नमी ज़्यादा होती है, तो आज नमी का फैक्टर कम है, तो इस वजह से ज़्यादा बढ़ रहा है। यानी इस वक्त 40 हो चुका है और नमी 32% है, अमूमन जो 50% से ऊपर चल रही होती थी। तो 2 दिन ज़्यादा गर्मी के हैं कराची में। वैसे ओवरऑल तो गर्म और मरतूब मौसम ही है। 36-37 50-60% ह्यूमिडिटी के साथ आपको अच्छा खासी तंग कर। जी ठीक है सर, थैंक यू सो मच। बिल्कुल आपने देखा ये मौसम जैसे कि आज है वैसा ही कल रहेगा और ये 2 दिन की प्रेडिक्शन थी। 2 दिन तक शहर वालों को गर्मी की शिद्दत जो है इसी तरह बर्दाश्त करना होगी और 2 दिन के बाद
टेम्परेचर फिर से वही 36 तक जा सकता है, 37 तक जा सकता है। तो कराची वालों को 2 दिन तक एहतियात की ज़रूरत है। जी आदि, आपका बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में सूरज आग बरसाने लगा है। महकमे मौसमियात के मुताबिक दर्जे हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड होने का इम्कान है, जिससे हीट स्ट्रोक के खतरात भी बढ़ गए हैं। माहिरीन का कहना है शहरी बाहर निकलें तो एहतियात बरतें। फैसलाबाद से आपको खबर दे रहे हैं कि फैसलाबाद में सूरज आग बरसाने लगा है। गुजरांवाला में गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। शदीद गर्मी के सताए शहरियों और बच्चों ने नहरों का रुख कर लिया है। जाहिद इकबाल राना से मजीद तफसीलात लेते हैं। जी जाहिद। हाँ जी बिल्कुल, गर्मी की शिद्दत में इजाफे के बाद जहाँ पर सूरज आग बरसा रहा है तो वहाँ पर शहरियों की जो बड़ी तादाद है वो गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए नहरों पर पहुँच चुके हैं, जहाँ पर बड़ी तादाद में जो नौजवान और जो बच्चे हैं वो ठंडे पानी में नहाते दिखाई दे रहे हैं और गर्मी की शिद्दत को कम कर रहे हैं। अगर मेरा कैमरामैन करामत चौहान आपको दिखाए तो बड़ी तादाद में यहाँ पर जो बच्चे हैं वो खूब हल्ला गुल्ला करते दिखाई दे रहे हैं, ठंडे पानी में डुबकियां लगाते दिखाई दे रहे हैं और गर्मी की शिद्दत को कम कर रहे हैं। एक तरफ जहां पर गुजरांवाला में शदीद गर्मी है तो दूसरी जानब जो है वो गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला भी जारी है। तो गर्मी की शिद्दत और गैर एलानिया लोड शेडिंग के सताए जो शहरी हैं उन्होंने गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए नहरों का रुख कर लिया, जबकि दूसरी जानब गुजरांवाला में जो है वो हीट स्ट्रोक के जो खतरात हैं वो भी मंडलाते दिखाई दे रहे हैं। तभी माहिरीन का कहना है अलबत्ता जो शहरी हैं वो शदीद गर्मी में घरों से बाहर ना निकलें। अगर वो निकलते भी हैं तो अपने सरों को कपड़ों के साथ ढांपें ताकि वो शदीद गर्मी से महफूज रह सके। तो दूसरी जानब गुजरांवाला में शदीद गर्मी के साथ साथ जाहिद इकबाल, आपका बहुत शुक्रिया। कराची के नेशनल स्टेडियम में पिचेस की तैयारी का काम जोरों शोर से जारी है। नंदीपुर से खास मट्टी भी नेशनल स्टेडियम पहुंचा दी गई है, जबकि इसके बाद आखिरी मराहिल में ऑस्ट्रेलिया से भी मट्टी मंगवाई जाएगी। इसी पर ही बात करते हैं महमूद रियाज से। महमूद, आगाह कीजिएगा। कराची के तारीखी नेशनल स्टेडियम में मौजूद हैं और हम अपने नाज़रीन को बताएं कि पहली दफ़ा बड़े तवील अरसे बाद जो ये 13 पिचों का स्क्वायर है, ये आप अपनी टीवी स्क्रीन पे ये मनाजिर देख रहे हैं कि ये तमाम स्क्वायर जिसमें 13 पिचेज़ हैं, जिसमें प्रैक्टिस पिचेस भी और मेन पिचेस भी हैं, उनकी रिहेबिलिटेशन का काम हो रहा है, उनकी तज़ीन और आराइश का काम हो रहा है। और इसके अंदर जो मट्टी है वो कि गुजरांवाला के करीब नंदीपुर है, वहाँ से भी लाई जाएगी और जो मेन पिचेस हैं उन पर ऑस्ट्रेलिया की मिट्टी भी लाई जाएगी। अगर हम घास की बात करें तो ये जो ढाका ग्रास है वो लगाई जा रही है और गैर मुल्की इसके ऊपर घास भी लगाई जा रही है। इस वक्त भी जो पीसीबी के क्यूरेटर्स हैं वो उनकी निगरानी के अंदर यहाँ पर काम जारी है और ये घास लगाई जा रही है, ज़मीन हमवार की जा रही है। तो ये पाकिस्तान के अंदर जितने भी स्टेडियम उनमें सबसे बड़ा ये स्क्वायर है कि जिसके ऊपर 13 पिचेस मौजूद हैं जिनके ऊपर इंटरनेशनल मैचेस हो सकते हैं। तो यकीनन जिसके बाद डोमेस्टिक के अंदर इंटरनेशनल मैचेस में जो फास्ट बॉलिंग है उनको बड़ी मदद मिलेगी। जैसे कि हालिया सीरीज़ में भी देखा गया कि बड़ी तनकीद का निशाना बनाया गया था पिचों को, लेकिन अब जो है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की पिच यकीनन है, लेकिन इनकी कारकर्दगी में मज़ीद इजाफा किया जा रहा है, जिसके बाद जो है ये पिचेस जो है वो यकीनन बड़ा फैसला कुल किरदार अदा करेंगी मैचेस में और फास्ट बॉलर। महमूद रियाज, आपका बहुत शुक्रिया।